ये एक दो आदमी का काम नहीं है, सबको आगे आना चाहिए। और पहले तो इसको सीखना चाहिए अच्छी तरह, ज्ञान अच्छी तरह उसका ज्ञान हासिल करना चाहिए, और फिर इसको देना चाहिए लोगों को जिसके पास ये ज्ञान नहीं है उसे। यही हमारा धर्म है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा सोच है। तो चंदन जी ने इस बहुत दिनों से हमारे हमारे साथ ये सुनते आए हैं, और अब दिल्ली में जो चैप्टर, रेसिडेंट ट्रस्ट का चैप्टर प्रारंभ हो गया है, एक्टिविटी प्रारंभ हो गई है। उद्घाटन विधिवत विधिवत कभी करेंगे वहां आकर। तो आप लोगों ने तर्क संग्रह इनसे सुना है, तर्क संग्रह इन्होंने पढ़ाया है। वो भी हम जैसे पढ़ाते हों इस तरह से पढ़ाने का प्रयास है। तो इन्होंने वो पहला किया, उसके बाद इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब वो नवीनय भाषा प्रदीप इस ग्रंथ को पढ़ाएं। तो मैं काफी प्रसन्न हूँ और उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि ये पढ़ाएं अच्छी तरह। बहुत दिनों से उन्होंने सुना है। देखिए, वैदिक काल से हमें बताया गया है कि किसी चीज को सुनने के बाद ज्यों के त्यों नहीं लेना चाहिए, उस पर विचार आवश्यक है। तो यद्यपि एक विशेष संदर्भ में ये बात कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक एजुकेशन पॉलिसी कहिए या एक विचार करने की पॉलिसी कहिए के रूप में लेना चाहिए। कि उपनिषद कहती है कि श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। तो ये मेरे ख्याल से ये तो भारतीय एजुकेशन पॉलिसी का दर्शन है। ये तीन वाक्य जो हैं, इसी पर पूरा एक एजुकेशन पॉलिसी आश्रित होनी चाहिए। तो पहले सुनना चाहिए, श्रोतव्य, फिर ज्यों क्या त्यों हमें नहीं लेना है, उस पर विचार करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मनन करना चाहिए। तो श्रवण हमने किया। श्रवण का अर्थ है आप पढ़ते भी हैं, वो भी श्रवण ही है। तो सुनिए, पढ़िए, किसी भी जरिए आप अगर ज्ञान हासिल करते हैं, ज्यों का त्यों आपको नहीं लेना है, उस पर विचार की आवश्यकता है। और जब आप विचार करेंगे तो फिर वह होगा। विचार भी, उसकी भी पद्धतियां हमने हमारे भारतीय परंपरा में तय हो, उसकी पद्धतियां तय हुई हैं। विचार तीन तरह के, जैसे विचार को मैं आज जैसे आप डिस्कोर्स कहते हैं, उसको हम विचार कहेंगे, विचार शास्त्र। तो वो तीन प्रकार के हैं। एक है वाद, दूसरा वितंडा, और जल्प जल्प दूसरा, तीसरा विसंडा। तो वाद ही श्रेष्ठ है विचारों में, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है सत्य तक पहुंचना, अराइविंग एट द ट्रूथ। तत्व बुभुत्सु कथा वादा। तो आप सुनिए और उस पर वाद कीजिए, विचार कीजिए। और ये वाद किस तरह से हो, इसके लिए कौन कौन से टूल्स आवश्यक हैं, इसके लिए विचार हुए। और नैयायिकों ने, वैयाकरणों ने, मीमांसकों ने, ये सारे इसमें शामिल होकर के तरह तरह के
टूल्स बनाए। सबसे बड़ा, क्योंकि सब कुछ तो विचार का विषय तो सब प्रत्यक्ष होगा ऐसा नहीं है, विचार का विषय अतीन्द्रिय भी हो सकता है। तो अतीन्द्रिय विषय का विचार करने के लिए जिस हथियारों की आवश्यकता है, जो इक्विपमेंट्स कहिए या जो टूल्स कहिए, जो तकनीक, जो प्रारूप या विचार की पद्धतियां होनी चाहिए, उसका भी विकास हमारी परंपरा में हमारे ऋषियों ने, दार्शनिकों ने उसका उसका भी विचार किया और बनाया, और सबके लिए वो यूनिवर्सल था। यद्यपि किसी एक विशेष प्रसंग में इसकी आवश्यकता दिखाई दी, फिर भी बनाने के बाद वो सिर्फ उसी प्रसंग के लिए नहीं बनाया गया, वो सबके लिए बनाया गया। जहां जहां ऐसे प्रसंग आएंगे वहां वहां इन सारे टूल्स का उपयोग आप करें। जैसे अनुमान शास्त्र है, तो अनुमान शास्त्र सिर्फ नैयायिकों के लिए नहीं बनाया गया, या मीमांसकों के लिए नहीं बनाया गया, या सिर्फ वेदांतियों के लिए नहीं बनाया गया। यद्यपि नैयायिकों ने ये बनाया, लेकिन सबके लिए बनाया। जहां जहां विचार होगा, जहां जहां अनुमान की आवश्यकता होगी, इसी को मंथन कहते हैं, मनन कहते हैं। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्च उपपत्ति भी। तो हेतु बता करके आपको विचार करना है कि ये सही है, ये ग्राह्य है, ये ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य है तो क्यों है, ग्राह्य नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताते हुए विचार होना चाहिए। तो इस तरह की समृद्ध परंपरा हमारी है, और इसीलिए जो देखते हैं कि दर्शन प्रस्थान में भी एक दर्शन नहीं है, इतने सारे दर्शन हैं। यहाँ तक कि अद्वैत भी एक अद्वैत नहीं है। वल्लभाचार्य के अद्वैत है, रामानुज विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, शंकराचार्य के अद्वैत है। तो ये सब कैसे हुआ? और सबके प्रमाणभूत एक ही है, उपनिषद है। तो वही उपनिषद शंकराचार्य के सिद्धांत को भी सिद्ध सिद्ध करती है, और वही उपनिषद मध्वाचार्य कहते हैं कि वो द्वैत को भी सिद्ध करते हैं, और वही उपनिषद शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य की सिद्धि में सहायक बनती है। और वही उपनिषद रामानुजाचार्य कहते हैं तो ये विशिष्टाद्वैत है। वही उपनिषद भर्तृहरि कहते हैं कि वो शब्दाद्वैत हो जाता है। इसी तरह आप एक कैसे संभव है? तो विचार करने के बाद उसकी व्याख्याएं अलग अलग की जा सकती हैं, और व्याख्या करने के लिए जो शास्त्र की आवश्यकता है, वो शास्त्र के उन शास्त्रों का निर्माण किया गया, और वो सबके लिए किया गया। ऐसी हमारी समृद्ध परंपरा है। इसलिए श्रोतव्य मंतव्य निरध्यासव्य, जो निचोड़ निकले मनन के बाद उस पर हमें वो ध्यानस्थ हो जाना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सिर्फ दर्शन के लिए नहीं है, किसी भी विषय में जहां विचार होता है वहां सत्य तक पहुंचने के बाद जब आप वहां पहुंच गए, उस पर केंद्रित कर लीजिए अपने मन को। इसलिए देखेंगे कि आप सभी दर्शन विधाओं में एवं दर्शनेतर जो विचार की विधाएं हैं, सभी जगह यही परंपरा है। तो ये जो मनन करने की परंपरा है, सिर्फ अपने आप से मनन, बैठ के मनन नहीं करना है, बहुतों के साथ एक साथ भी कर सकते हैं। तो जब जब हम एक से अनेक के साथ हम विचार विनिमय करने लगते हैं, तो फिर भाषा के बिना ये संभव नहीं है। तो भाषा अगर है तो भाषा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो प्रतिभागी हैं उस विचार मंथन में
एक एक आदमी जो कुछ कहना चाहता है, वो सुनने वाला जो कहना चाहता है उसी तरह से वो समझे, और तभी ये विचार सफल हो सकता है। अन्यथा कोई एक कहेगा कि ये है, वो आए और कुछ और समझ लेगा, और फिर अपना वो बोलना, जैसे आजकल टीवी पर हुआ करता है। तो इससे तो हम तत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो बाद रूप जो विचार प्रणाली है, विचार शास्त्र है, उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि बाय डेफिनेशन वही एक डिस्कोर्स का फॉर्म है which aims at arriving at the truth। तो अराइविंग एट द ट्रूथ, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए अगर हम एक ही टेबल पर 20 आदमी 20-25 बैठ जाते हैं और विचार विनिमय करते हैं, तो भाषा के सिवाय ये तो संभव नहीं है। तो भाषा ऐसी शुद्ध भाषा होनी चाहिए, ऐसी हाँ, किसी निस्संदिग्ध भाषा होनी चाहिए, जहाँ संदेह का कोई गुंजाइश न हो। तभी मैं जो कहना चाहता हूँ आप सही समझ पाएंगे, और वो अगर ग्रहण योग्य है तो ग्रहण करेंगे, और अगर ग्रहण योग्य नहीं है तो आप इसका निराकरण करेंगे। तो निराकरण और ग्रहण तो तभी संभव है जब वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसको, उसका जो अभिप्रेतार्थ है, न कि वाक्यार्थ। किसी भी एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सभी अर्थ भी अभिप्रेतार्थ नहीं होते हैं। तो अभिप्रेतार्थ जो है उसको समझने के लिए जिस शास्त्र की प्रणाली का हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दार्शनिकों ने जो इसका अवलंबन किया, और जिस विधा का अवलंबन किया विचार के लिए, वो वाद परंपरा है। और वाद परंपरा सिर्फ दर्शन के विचार के लिए नहीं है। इसलिए देखिएगा कि व्याकरण शास्त्र में भी वाद परंपरा का अवलंबन किया गया। मीमांसा, व्याकरण, वेदांत, अलंकार शास्त्र, वो बिना वाद परंपरा के आप नहीं समझ पाएंगे। अलंकार कौस्तुभ जैसा ग्रंथ है, उसको आप इसके बिना नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए नैयायिकों ने इस पर गहरा चिंतन किया, और ये जो आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान या मनन की प्रक्रिया का पूरा 1000 साल का इतिहास हमारे सामने है। उदयनाचार्य तक जो न्याय चतुर्ग्रंथिका, ये ग्रंथ हमारे सामने है, इसको आप ये रिकॉर्ड ऑफ डिस्कोर्स के रूप में लीजिए कि गौतम ने जो कुछ कहा उस पर बौद्धाचार्यों ने कुछ प्रश्न पूछे, उसका निराकरण वात्स्यायन भाष्य में किया गया। उस पर जो कुछ प्रश्न पूछे गए उसका निराकरण उसके बाद वाले जो बौद्ध दार्शनिक हुए या और भी दार्शनिक हुए उन्होंने खड़ा किया, उसका निराकरण दूसरे ने टीका लिख के किया। तो टीका लिखने की जो परंपरा है, ये हमारी परंपरा पूरा जो इतिहास है, हम इतने भाग्यवान हैं कि 1000 साल का पूरा इतिहास कम से कम न्याय शास्त्र का जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसके आज के इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये मेरी अवधारणा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया कि इस परंपरा को, इस वाद परंपरा को अगर हमें पुनरुज्जीवित अगर करना है तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। भाषा है, इसलिए भाषा का जो स्ट्रक्चर है उसके बिना तो हम भाषा जानते हैं ये कह नहीं सकते। हाँ, हिंदी बोलते हैं सभी, हिंदी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आप तुम मुझे हिंदी के विद्वान नहीं मानेंगे। रास्ते पर लोग काम करने वाले हैं वो भी हिंदी बोलते हैं,
उनको आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। तो भाषा जानना इसका मतलब क्या होता है? भाषा जानना मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, उस पर प्रभुत्व पाना है। और ये काम, इसको ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाया। तो इसलिए हमें ये, और ये सिर्फ संस्कृत संस्कृत व्याकरण के लिए के लिए नहीं जरूरी, कोई भी भाषा के लिए। बार बार मैं ही कहना चाहता हूँ, हमने जो कुछ बनाए वो यूनिवर्सल नेचर ऑफ, वैश्विक रूप में है उसका प्रयोग। तो हमने ये बनाया। फिर एक वाक्य से थोड़े विचार होता है। विचार करने के लिए आपको कभी कभी पूरा एक ग्रंथ लिखना पड़ता है। एक ग्रंथ से भी काम नहीं चलता है, तो ग्रंथ खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 लिखते हैं। वो सब मिला करके कुछ कहना चाहते हैं आप। और जो कुछ कहना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। इसको हम कैसे समझें भाषा के माध्यम से? इसके लिए एक मीमांसा शास्त्र बन गया। तो इसको वाक्यार्थ शास्त्र कहते हैं। वाक्य शास्त्र, वाक्यार्थ शास्त्र। व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं, जो पाणिनि व्याकरण के द्वारा सिद्ध हो गया। और इन सब विचारों में एक यौक्तिकता होनी चाहिए, युक्ति संगतता दिखनी चाहिए। ये काम नैयायिकों ने किया, और इसके लिए जो जो कुछ आवश्यक था बनाना, वो सब इन लोगों ने बनाया। तो सचमुच अगर कोई विद्वान बनना चाहता है, तो भारतीय पारंपरिक जो सोच है, उसमें कम से कम ये 3 शास्त्र अनिवार्य है। हाँ, इसीलिए जो विद्वान है उसके लिए जो एक उपाधि दी जाती थी, उसको वो कहते हैं पद वाक्य प्रमाणज्ञ। यहाँ मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थी शिक्षक अधिक संख्या में होंगे, और या बाहर के भी, अन्य शास्त्र के भी होंगे। जो नहीं है उनके लिए ये नया इंफॉर्मेशन होगा, जो है उनको सही अर्थ में समझने का एक मौका है। तो ये जो हम ये उपाधि हम देते थे कि ये पदवाक्य प्रमाणज्ञ हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं, युक्ति शास्त्र में उनका अधिकार है, और विचार शास्त्र में प्रावीण्य है। ये तीनों अगर किसी के पास हो, तो वो विद्वान कहने लायक होता है। ये हमारे पारंपरिक सोच है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसको हम क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते हैं इसको लेकर के? बताइए, क्या हम स्कॉलर बनाना नहीं चाहते एजुकेशन के द्वारा? या सिर्फ एक डिग्री दे करके एक जीविका का साधन बना दें, कहीं नौकरी कुछ मिल जाए, 2 पैसे मिल जाए, और ये एजुकेशन का समाप्त हो गया उद्देश्य? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए सामग्रिक विचार ये भारतीय विचार है, और ऋषि मुनियों में ने हजारों साल से इस पर चिंतन करके ये निचोड़, जिसको कोर सब्जेक्ट कहते हैं, कोर, आज की भाषा में अगर कहें तो ये कोर है। व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र और पूर्व मीमांसा शास्त्र। तो रेसिडेंट ट्रस्ट ये चाहता है कि कम से कम ये 3 जो विषय हैं, 3 जो शास्त्र हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दें और इनको जन जन तक पहुंचाएं। और इसका क्या उद्देश्य है आपको पता चल गया होगा, मैं कह रहा हूं क्या। इससे क्या होगा कि जो विचार के लिए बैठेंगे एक साथ, तो जो कहना कोई कहना चाहेगा, ज्यों का त्यों सुनने वाला वो समझ पाएगा, और उसका जो उत्तर वो देगा, वो भी जो कहने वाला है वो सही सही समझ पाएगा। तो ये जो डायलॉग है, ये जो विचार विनिमय है, वो सफल होगा। सफल कैसे होगा? तब इसको हम वाद कथा कह सकते हैं। तो ये वाद बनेगा, और वाद बनेगा मतलब तत्व बुभुत्सु कथा बनेगी। और जब तक ये वाद रूपी ये प्रारूप
इस विचार का नहीं होता है, तब तक हम सत्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। और यही कारण है कि जब नैयायिकों ने बौद्धों के साथ और न्यायेतर जो वैदिक दर्शन है, प्रस्थान है, उनके साथ विचार विनिमय करने लग गए, और मैंने कहा 1000 साल का इतिहास आपके सामने है। तो अंत तक उदयनाचार्य तक जब पहुंचे तो नैयायिकों ने देखा कि जिसका उत्तर हम दे चुके हैं पहले, वो पुनः पुनः वो प्रश्न पुनः पुनः पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कहीं गलती है, कहीं कहीं गड़बड़ है, कहीं दोष है, और जिसका समाधान हमें करना जरूरी है। तो ऐसा देखा गया, उन्होंने चिंतन करके देखा कि जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं विचार विनिमय के लिए, भाषा जैसे जैसे वो स्वाभाविक नेचुरल है, तो नेचुरल भाषा में क्या है कि ये इसमें संदेह की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो हमें एक शास्त्रीय भाषा इस विवाद को सफल बनाने के, विवाद रूपी जो विचार शास्त्र है उसको सफल बनाने के लिए हमें एक नई भाषा बनानी पड़ेगी, ताकि मैं जो कहना चाहूं आप समझें, आप जो कहना चाहें मैं समझूं। अगर तभी जो ग्रहण योग्य हो मैं ग्रहण कर सकूं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसका निराकरण कर सकूं, जो कि उद्देश्य है विचार विनिमय का। तो ये सफल हो सके, इसलिए एक आवश्यकता है हमें एक नव्य न्याय भाषा की। यही कारण है कि इस भाषा का नाम नव्य न्याय भाषा बनाई गई। और उदयनाचार्य से इसका प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब मध्यकाल में आप आते हैं तो कोई भी दर्शन प्रस्थान, कोई भी विचार प्रधान प्रस्थान इस भाषा से परहेज नहीं रख पाया, क्योंकि इतना समर्पक है ये कि मैं जो कहना चाह, क्योंकि उद्देश्य वही है कि टू फैसिलिटेट डायलॉग, डायलॉग को सफल बनाने के लिए इस भाषा की का निर्माण हुआ। सभी इसको समझ गए, वो वैयाकरण हो या मीमांसक हो या वेदांती हो, वेदांतियों में भी शंकर वेदांती हो, रामानुजाचार्य के फॉलोअर हो या वल्लभाचार्य के हो, मध्वाचार्य के हो, निम्बारकाचार्य के हो, कुछ भी हो, सभी ने इसकी उपयोगिता समझ करके इसी भाषा में विचार मंथन प्रारंभ किया और ग्रंथ रचना प्रारंभ। अब देखिए कि जब तक हम हमारी जो पढ़ाई की परंपरा है, जो पॉलिसी है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, वो कहीं इस चीज को समझा नहीं इन्होंने, और कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में नव्य भाषा अलग से पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो हमने 25-30 साल से गए, 25-30 साल से जो जहां जहां जाते थे बताते थे कहते थे, तो धीरे धीरे कुछ कुछ हमने जो साधन चाहिए वो साधन बनाना प्रारंभ किया। जैसे मैडम झा ने नव्य न्याय भाषा प्रदीप जो आप पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, उसका अंग्रेजी में और ग्राफिक के साथ समझाने का प्रयास किया। एस्थेटिक सोसाइटी ने उसे प्रकाशित किया, जो चंदन ने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया है। उसके बाद श्रुत भवन यहाँ है पूना में, उन्होंने कहा कि आप हिंदी में भी करके दीजिए इसको, इसकी उपयोगिता इतनी है। तो श्रीमती झा ने उसको हिंदी में भी बना करके प्रकाशित करवाया। तो ये सब आपके पास अब है। मेरा सब कहने का इतना ही तात्पर्य था कि आप इसको क्यों कर रहे हैं, इस पर पहले समझें कि आप इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसलिए कहीं भी विचार की आवश्यकता हो, जहां सत्य तक पहुंचने की आवश्यकता है,
और देखने के जरिया अलग अलग हो सकते हैं। यही तो कारण है कि उसी एक उपनिषद वाक्य को जब मध्व कहते हैं अरे इसका अर्थ तो द्वैत होता है। शंकराचार्य कहते हैं अरे कैसे, ये तो अभेद श्रुति है, उसको आप कैसे उससे आप द्वैत सिद्धि करेंगे। नेह नाना अस्ति किंचन। अब ऐसे साफ साफ कहा गया है कि नाना नहीं है, तो फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ ये अद्वैत है। अब देखिए कितना गहन गहन विषय है ये, कितने उपयोगी विचार है। ये सब जगह होता है। आप कुछ कहते हैं उसका अर्थ और लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो कैसे क्या क्या करना चाहिए ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो सुनने वाले तक पहुंचे, और सुनने वाले जो कहते हैं वो आप तक पहुंचे, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। यही उद्देश्य रहा नवीनय भाषा बनाने के पीछे। तो उन्होंने ये भाषा बनाई, और ऐसे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। जहाँ तो अलंकार शास्त्र में भी, अब रसगंगाधर आप कैसे समझ सकते हैं बिना नवीनय भाषा के। अलंकार कौस्तुभ आप कैसे समझ सकते हैं नवीनय भाषा के बिना। गागा भट्ट की किताब आप कैसे पढ़ सकते हैं नवीनय के बिना। अद्वैत सिद्धि आप कैसे पढ़ सकते हैं नवीनय भाषा के बिना। आप समझ सकते हैं कि इसकी व्यापकता क्या है। तो सभी ने उदयनाचार्य के बाद, उसके बाद जब तत्वचिंतामणि, गंगेशोपाध्याय की तत्वचिंतामणि बनी, उसके बाद जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक वो मौजूद है, क्योंकि इसकी उपयोगिता ऐसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इसे अपने जो शिक्षा प्रणाली है कहीं भी इसको स्थान इस रूप में, क्योंकि ऐसा विचार किसी ने किया ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, आप इसे आत्मसात करें, अच्छी तरह समझें, पढ़ें, और इस तरह पढ़ें कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। इतनी गहराई से इसे पढ़ें, क्योंकि मेरी तो इच्छा यही है कि आप सिर्फ जो ज्ञान प्राप्त हो आप तक ही सीमित न हो रहे, और दूसरों को भी लाभान्वित करें। लेकिन ये तो एक दिन में नहीं हो सकता है, इसके लिए तो बहुत सारे समय चाहिए। तो आप इस पर समय बिताएंगे, अच्छी तरह सीखेंगे, और चंदन जी आपको सहायता करेंगे इसमें, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि आज 25 साल से 20-25 साल से वो सुनते आ रहे हैं हमें विभिन्न स्थलों पर, और जो संस्कार हुआ है वो मुझे विश्वास है कि आपके साथ वो बांटेंगे अपने, उन्होंने जो सीखा है वो, और आप भी मन लगा करके इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज देखिए, आज आज तो आप कंप्यूटर के युग में हैं, यहाँ तक कि इस ज्ञान को आप उस क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शब्दबोध की प्रक्रिया है, शब्दबोध की प्रक्रिया क्या है, डिकोडिंग प्रक्रिया है। हम जब बोलते हैं तो अपने ज्ञान को इनकोड करके एक एक सेंटेंस में डालते हैं, और सुनने वाला, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप तो डिकोड कर रहे हैं ना। तो यही तो है, यही तो मेटाफोर है कंप्यूटर साइंस के पीछे। तो इस पर इतना गहन चर्चा है कि भाषा से हम किसी एक वाक्य से वाक्य का अर्थ का बोध कैसे होता है, इसमें भी मतभेद है, इसमें भी विचार है। तो मुझे लगता है कि ये जीवन सचमुच अब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ अगर आपको जीना है, और समाज में अगर एक प्रबुद्ध बन के रहना है, मैं तो यहाँ तक जाऊं कहने दूंगा, तो ये सबके लिए जरूरी है। और अब पता नहीं जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो कभी न कभी इस पर ध्यान दें, और इसमें भी अगर कोई सुनने वाला हो, उन्हें बताएं कि इसको तो बेस बनाना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी का। ये सबको, ये जरूरी सबके लिए है। ये इसमें से
इसमें कोई भी अवच्छेदक नहीं है, कोई भेद नहीं है, सबके लिए है ये। लेकिन उस तरह से उसे पढ़ा जाए, सीखा जाए, उसको उपयोग में लाया जाए। मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना तो आपको पता लग गया होगा कि आप जो जो समय बिताने जा रहे हैं, ये समय आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा उपक्रम के लिए आप एकत्रित हुए हैं, और आपका ये सारा प्रयास सफल हो। और हमारी जो हमारा जो एक आंदोलन है, जो सिखाओ, सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ आज पढ़ लिया और कल से पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिए। कुछ संस्कार होने दीजिए, संस्कार हो, और दृढ़तम संस्कार हो। ये संस्कार हासिल कीजिए, खूब खूब पढ़िए, खूब खूब पढ़ाइए। देखिएगा कि आपको सिर्फ आनंद ही आनंद इसमें आएगा, और एक अच्छे अच्छा एक अच्छा मनुष्य, एक एक पारिवारिक, सामाजिक और सारे परिवेश में किस तरह अपना कर्तव्य निभाता है, वो सारे के सारे इसमें निहित हैं। और जो भटकता हुआ दिखाई देगा, उसको भी आप सही राह पर ले आ पाएंगे अगर आप इसको अपनाएंगे। मैंने तो इन शास्त्रों को इस तरह पढ़ा है, इस तरह समझा है, और मुझे लगता है कि आप भी इस पर गौर करेंगे, और खूब मन लगा के पढ़ेंगे, और चंदन जी आपको मन लगा के पढ़ाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये समय जो है, वो जो आपने लगाया है वो सफल हो, और आपको एक पढ़ने का जो आनंद है वो अलग ही है। अध्ययन आनंद जो है ना, वो मेडिटेशन के साथ आप पढ़िए, और सिखाते समय भी चंदन को मेडिटेशन के साथ सिखाना है। तो ये दोनों आप करते रहें, आनंद लूटें, लुटाएं, बस यही जीवन का मकसद है। इन शब्दों के साथ मैं चंदन जी को एक खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप विद्वान बने, विवेकी बने। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को विवेकी होना चाहिए, और विवेक तो तभी संभव है, प्रज्ञा विवेकम लभते, ऐसा है ना। ज्ञान विजडम हो, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे तो आपको शायद आजकल ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन संस्कृत में बहुत पहले ये सब पता है हमें कि भर्तृहरि कहते हैं, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्ने ही आगम दर्शन ही। कब? जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो विवेक में बदल जाएगा। कब? जब आप और सारे विचारों को सुनेंगे। आपने एक एक विचार आपने अधिगत कर लिया है, समझ लिया है, लेकिन औरों के विचार तो आपने नहीं सुने हैं ना, उनको भी सुनिए। तो भिन्न ही आगम दर्शन ही। क्यों कह रहा हूं? वो कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं, क्योंकि मत भूलिए कि आप मनुष्य हैं। हाँ, कुतो वा शक्यमुन्ने तुम स्वतर्कम अनुधावता। मान लीजिए आप कह के मैं तो आइंस्टाइन हूं, मैं तो इतना विद्वान हूं कि मुझे आइंस्टाइन को भी दूसरे की आवश्यकता थी। सबको दूसरे को सुनना चाहिए, हाँ, सुनकर ज्यों का त्यों लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर विचार हो, वो विचार में सहायक जो शास्त्र है, वो ये नव्य न्याय शास्त्र है। आपको अच्छी तरह इसको पढ़ें, अधिगत करें, अपना बनाएं उसे, और देखिएगा कि आपको अगर अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मनुष्यत्वावच्छिन्न सभी मनुष्य हैं। तो सभी को ही अच्छा लगेगा जो आपको अच्छा लगता है। जो जो आपको बुरा लगता है, वो भी समझिए कि वो दूसरों को भी बुरा लगता है, इसलिए आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनाने की एक प्रक्रिया है। हाँ, एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाने की प्रक्रिया है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने
इन शास्त्रों का निर्माण करके हमें एक धरोहर दिया है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि स्वाधीनता के बाद भी इतने साल गुजर गए, लेकिन हम अपने जो शास्त्र परंपरा है, जो धरोहर है, उससे हम अपरिचित रह गए। और आजकल तो मैं देखता हूँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो कुछ तो उजाला, उस पर कुछ प्रकाश तो पड़े। और चंदन जी को भी अच्छा लगेगा अगर कुछ उन्होंने प्रयास किया, तो आप लोगों को कुछ फायदा हुआ तो पढ़ने वालों को तो बहुत आनंद होता है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। और यही एक प्रणाली है, इसको जिंदगी भर इसका इस्तेमाल कीजिए। ये तो एक निमित्त है ना, इससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको जीवन भर काम में आएगा। तो इन सभी शब्दों को मैं तो बोलता रहूंगा कि 2-2 3-3 घंटा बोलता ही रह जाऊंगा, तो ये तो सही नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक दफा आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग यहाँ आए, और अनेक अनेक शुभकामना चंदन जी को, वो पढ़ाते रहें। मुझे आपने ये आप लोगों से मिलने का मौका दिया, इसलिए सबको प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपने बीज वक्तव्य के रूप में नव्य न्याय क्यों पढ़ना आवश्यक है और कैसे पढ़ा जाए स्थापित कर दिया। हम लोगों को इसी आवश्यकता को देखते हुए नव्य न्याय पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। और मैं जो भी कुछ कह पाऊंगा, जो संप्रेषित कर पाऊंगा, वह आदरणीय सर के द्वारा सिखाया गया है। और जो मैं नहीं कह पाऊं वो हमारी अपनी व्यक्तिगत कमी है, आप ऐसा मानिएगा। 2011 से निरंतर सर की कक्षा में मैं जा रहा हूं और सीख रहा हूं। और जिस समर्पण के साथ सर सिखाते हैं, निसंदेह हम लोगों के लिए प्रेरणा है। हमारे बीच अभी प्रवीण सर हैं, सौरभ जी हैं, उमंग जी हैं, और कई छात्र जो सर के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वह सब हमारे बीच है। हम सभी विद्यार्थी सर के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को भी पढ़ते हैं और सर को भी पढ़ते हैं। और सर के पढ़ने के क्रम में सर का समर्पण, और वह समर्पण का जो स्रोत है, निसंदेह यह शास्त्र है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसा कि सर ने बताया कि नव्य न्याय की आवश्यकता क्या है, नव्य न्याय क्यों पढ़ा जाए। आवश्यकता के बिना कुछ भी हम नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। निसंदेह आप नव्य न्याय की कोई आवश्यकता रही होगी जिसकी वजह से नव्य न्याय का आविष्कार हुआ। नव्य न्याय भाषा की एक खूबसूरती यह है कि यह भाषा एम्बिग्यूटी फ्री है, दोष मुक्त है, संशय मुक्त है। हम जो कहना चाहते हैं बिना दोष के हम कह पाते हैं, ज्यों का त्यों कह पाते हैं। नव्य न्याय भाषा जिस तथ्य को उद्घाटित करना चाहता है, जो बताना चाहता है, उसको यथावत कह पाता है, कोई दोष उसके अंदर नहीं होता। वक्ता जो कहता है वह श्रोता तक ठीक ठीक कह पाता है, और श्रोता अगर वक्ता के द्वारा कहे गए बात को उसी फॉर्म में समझ ले, ठीक ठीक समझ ले, तो यह जो बोलने और समझने की प्रक्रिया है, जो वक्ता ठीक ठीक कह पाए और श्रोता वक्ता के कहे गए विषय तक पहुंच पाए, यह नव्य न्याय भाषा का काम है। नव्य न्याय भाषा का अपना एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। और वह कैसे तैयार होता है, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे नव्य न्याय मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। नव्य न्याय कैसे अपने विचारों को संप्रेषित करता है, नव्य न्याय का संप्रेषण का सिद्धांत क्या है, विचार क्या है।
हम जब अपनी बात को सारगर्भित बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कहना चाहते हैं। अच्छा चंदन, जी 1 मिनट, मुझे जरा अब जाना सर, है प्लीज प्लीज। ना, तो आप लोग अब जारी रखिए। मैं प्रवीण को भी देख रहा हूँ, प्रवीण भी यहाँ है, सर उमंग जी हैं। सौरभ भी हैं, उमंग जी भी हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग ये देखिए, अभी सौरभ भी है यहाँ। तो ये सभी अपने विद्यार्थी हैं सब यहाँ उपस्थित। इनको अच्छी तरह चलाएं, अच्छे समझें, लाभान्वित हों। आप इसको जारी रखिए, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। कोई कुछ लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे मैं फिर अंतिम दिन आऊंगा सुनने के लिए कि क्या क्या हुआ। ठीक है। जी सर। नमस्कार। प्रणाम सर। तो सर ने जैसा कि बताया, अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ हूँ प्रवीण भाई। हाँ, तो नव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हम जब अपने विचार को जब बिल्कुल प्रिसाइजली कहना चाहते हैं, सारगर्भित, और जो कहना चाहते हैं वो कहने की जब इच्छा करते हैं, डायरेक्टली, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली जब हम कहना चाहते हैं, उस समय नव्य न्याय की भाषा का प्रयोग हमारे लिए बहुत सहूलियत होता है। नव्य न्याय की भाषा में अपने विचारों को हम बिल्कुल एक्यूरेटली कह पाते हैं। सर ने बताया कि नव्य न्याय भाषा की आवश्यकता क्या थी। क्योंकि जब बौद्ध दर्शन आया और बौद्ध दर्शन ने वेद को प्रमाण के रूप में मानने को अस्वीकार किया, तो न्याय दर्शन वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए वाद विवाद कैसे किया जाए, संवाद कैसे किया जाए, इसके लिए एक तरीका डेवलप किया। इसको न्याय शास्त्र कहा। गौतम ने सूत्र रूप में रखा। गौतम के सिद्धांतों को, गौतम ने जो सूत्र रूप में रखा, उसके सिद्धांतों को बौद्ध दर्शन ने उस पर कुछ डाउट्स, कुछ संशय, कुछ शंका रखे। इसका समाधान आचार्य वात्स्यायन ने दिया। वात्स्यायन के दिए गए समाधान को फिर पुनः अन्य बौद्धों के द्वारा उपस्थित किया गया। तो हम देखते हैं कि एक तरफ न्याय दर्शन चल रहा है, एक तरफ बौद्ध दर्शन है। और न्याय दर्शन जो बात कहता है, न्याय दर्शन जो बौद्ध के द्वारा उठाए गए शंका का समाधान करता है, उस शंका के समाधान के बाद पुनः बौद्ध के द्वारा अन्य शंका उठाए जाते हैं। उदयनाचार्य तक आते आते उदयनाचार्य को लगा कि ऐसा क्या है कि जब बौद्धों के द्वारा कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो बौद्धों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों को हम सुनने के बाद पूरे डिसिप्लिन, पूरे डिस्कोर्स को चेंज करने लगते हैं। आप देखिए, न्याय सूत्र के बाद वात्स्यायन ने भाष्य लिखा। उसके बाद उद्योतक, वाचस्पति, विश्व, उदयनाचार्य सब ने पूरे डिस्कोर्स पे, पूरे न्याय सूत्र पे काम किया। उदयनाचार्य को ये लगा कि ऐसा क्यों कि जब बौद्ध के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम पूरे डिस्कोर्स पे बात करने लग जाते हैं। तो उदयनाचार्य ने एक नए तरह की प्रणाली को डेवलप किया कि कहा जो जो इशू है, जो जो बिंदु है, जो जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि उदयनाचार्य सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने बौद्ध के द्वारा दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आत्मा और ईश्वर, उन्होंने इन दोनों इशू को उठाया और दो पुस्तक लिखी। बौद्धों के द्वारा जो आत्मा का खंडन किया गया था, आत्मा के खंडन जो बौद्धों के द्वारा बार बार किया जा रहा था, तो आत्मा को तर्क के द्वारा पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने लिखी आत्म तत्व विवेक।
और उसका एक नाम और दिया, बौद्ध धिक्कार। और ईश्वर की सिद्धि के लिए उन्होंने लिखा न्याय कुसुमांजलि। ये तो हुई कंटेंट की बात। लेकिन उदयनाचार्य ने एक काम और किया। उदयनाचार्य को लगा कि भाषा में भाषागत भी कहीं दोष है, कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं यह बात संप्रेषित नहीं हो पा रही, मैं किसी और अर्थों में शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं किसी और अर्थ में वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, जिसका अर्थ बौद्धों के द्वारा कुछ और लगा लिया जा रहा है और उसका उत्तर कुछ और सोच कर दिया जाता है। तो उदयनाचार्य को लगा समस्या कहां है। तो उदयनाचार्य ने सोचा कि यह समस्या भाषा में है, और उदयनाचार्य ने एक नए भाषा का सृजन किया। उसका नाम नव्य न्याय कहा। उसके बाद उदयनाचार्य ने जो रचना की उसकी भाषा नव्य न्याय है, क्योंकि सामान्य संस्कृत भाषा में कुछ दोष है, एम्बिग्विटी फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाया, कृत्रिम भाषा का निर्माण किया, जिसके नव्य न्याय की भाषा कहा। और उस नव्य न्याय भाषा में इन्होंने ग्रंथ की रचना की। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण बात होंगी। इशू बेस्ड कोई महत्वपूर्ण बिंदु, कोई महत्वपूर्ण विषय आधारित ग्रंथ की रचना प्रारंभ हो गई, और भाषागत परिवर्तन हो गए और नव्य न्याय की प्रणाली चल पड़ी। इसके बाद न केवल न्याय शास्त्र में, अपितु न्याय, व्याकरण, मीमांसा, वेदांत, सभी, आप देखिए व्याकरण में नव्य व्याकरण देखिए, सब लिखा है नव्य न्याय की भाषा में लिखा है। मीमांसा दर्शन को देखिए, बाद में नव्य न्याय की भाषा में लिखे गए। वेदांत को, अब मधुसूदन सरस्वती को पढ़ के अभी हम लोग आए हैं, नव्य न्याय की भाषा में लिखी गई। तो ज्ञान की सभी विधाएं, दर्शन हो, व्याकरण हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, सब नव्य न्याय की भाषा में लिखे जाने लगे। तो नव्य न्याय की जो भाषा है वह केवल न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय दर्शन के साथ साथ मीमांसा पढ़ना हो, वेदांत पढ़ना हो, व्याकरण पढ़ना हो, कुछ भी आप पढ़ना चाहें तो आपको नव्य न्याय की भाषा को सीखना पड़ेगा, नव्य न्याय की भाषा को पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई साहित्य शास्त्री पंडित राज जगन्नाथ को पढ़ना चाहता है तो पंडित राज जगन्नाथ को पढ़ने के लिए उसे नव्य न्याय की भाषा आनी चाहिए। अगर कोई वेदांती मधुसूदन सरस्वती को पढ़ना चाहता है उसे नव्य न्याय की भाषा आनी चाहिए। इसके बिना उसकी गति उस शास्त्रों में नहीं हो पाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि नव्य न्याय का मॉडल क्या है। नव्य न्याय कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहता है, कैसे कम्युनिकेशन हो, संप्रेषण कैसे हो। नव्य न्याय का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह यह है कि जब हम कम्युनिकेट करना चाहें, जब अपने विचारों को हम संप्रेषित करना चाहें, हम सब देखिए, हम सब इस वर्ल्ड में हैं, और आपके मस्तिष्क में क्या है वो मैं तभी सब समझ पाऊंगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन का भाषा ही केवल एकमात्र साधन है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जब अपनी बातों को जब टू द पॉइंट, डायरेक्टली, एक्यूरेटली, जब अपनी बात को बिल्कुल सारगर्भित कम शब्दों में यथावत जो हम समझे ठीक ठीक कहना है मुझे, तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। संकेत के माध्यम से हम अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, संकेत के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन संकेत के माध्यम से जब प्रयोग करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि अपने विचारों को हम ठीक ठीक कह पाएंगे। भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, स्रोत है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को टू द पॉइंट एक्यूरेटली कह सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन अपने विचारों को जब हम
डायरेक्टली एक्यूरेटली कहना चाहते हैं, बिल्कुल जो कहना चाहे कह पाए, सामने वाला समझ पाए, कैसे कह पाएंगे, कैसे हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे? तो हम लोगों ने एक मॉडल डेवलप किया, नब्बेडीआई मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और हम बात देखते हैं, ये जो नब्बेडीआई मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, यह बाद में न केवल नब्बे न्याय के लिए अपितु सभी शास्त्रों के लिए प्रयुक्त होने लगा। इसलिए नब्बे न्याय मॉडल ऑफ जो कम्युनिकेशन है, नब्बे न्याय मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। हम इस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सपोज मान लीजिए कि हम आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कुछ हम कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? जो स्पीकर जो बोलने वाला है, वक्ता है, जो लेखक है, वो कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? उसने जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। हम जो बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जो मुझे ज्ञान हुआ है, जो अनुभव मैंने किया है, जो मैंने अनुभव किया है, उसको भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये जगत है, विश्व है, इस विश्व को जब देखा, विश्व को जब जाना, विश्व को जानने के बाद मैं कहना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? नॉलेज को, थॉट को। थॉट किसका? वर्ल्ड का। डिटेल में बात करेंगे इस पे हम। ये थॉट, जो नॉलेज हमारा है, ये जो ज्ञान हमारा है, इस ज्ञान को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब ज्ञान को, मेरे अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ज्ञान को, नॉलेज को हम एक फॉर्म में इनकोड करेंगे। जो नॉलेज है, इसको एक फॉर्म में इनकोड करेंगे और इनकोड करके हम कम्युनिकेट करेंगे। मान लीजिए मैं किसी पुस्तक को देखता हूं, आई सी ए बुक, मैं एक पुस्तक को देखा और मैं कहता हूं कि ये पुस्तक है। तो जब मैं कहता हूं यह पुस्तक है, कहने से पहले जब मैं कहता हूं कि दिस इज अ बुक, जब मैं कहता हूं ये बुक है, ये भाषा में मैं कहता हूं कि यह पुस्तक है, भाषा में कहने से पहले मुझे इस पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए। जब मुझे पुस्तक का ज्ञान होगा, तभी मैं भाषा में कह पाऊंगा। और मुझे ज्ञान कैसे होगा? एक प्रोसेस के थ्रू होगा, एक प्रक्रिया के थ्रू होगा, एक प्रक्रिया के थ्रू होगा। ये जो पुस्तक है, इस पूरे जगत का, पूरे वर्ल्ड का एक सबस्टांस है, एक मेंबर है। यह पुस्तक पूरे जगत के वस्तुओं में एक वस्तु है। आप देख सकते हैं, टेबल, बेंच, पेन, कलम, सभी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द है। या तो इस वस्तु को आप डायरेक्ट परसीव कर देख सकते हैं। डायरेक्टली जब देखते हैं इस पुस्तक को, आप अपने आंखों से देखा, चाहे दिस इज अ पेन, आंख से देखा, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। डायरेक्टली देख रहे हैं आप, परसीव कर रहे हैं आप। तो आपको इस जगत का ज्ञान या डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। हम पढ़ चुके हैं, 3-4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है डायरेक्ट नॉलेज होता है। और जो प्रोसेस, और जो होता है अनुमान से जो ज्ञान होता है, उपमान से जो ज्ञान होता है, शब्द से जो ज्ञान होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। तो हम इस जगत को या तो डायरेक्ट जान सकते हैं, प्रत्यक्ष से जान सकते हैं, या और किसी प्रक्रिया से जान सकते हैं। और जब इसको, जगत को हम जानते हैं, तो वह ज्ञान हमारे आत्मा में होता है। जो ज्ञान गुण है, गुण कहाँ रहेगा? आत्माधिकरण द्रव्य में रहेगा।
अब उस ज्ञान को हम लैंग्वेज में इनकोड करते हैं और लैंग्वेज में इनकोड करके वर्बलाइज करते हैं, बोलते हैं। तो नब्बे न्याय की भाषा में आप देखेंगे या समझेंगे कि नब्बे न्याय की भाषा कैसे नॉलेज को, थॉट को सेंटेंस में बताता है, और जब अपने थॉट को फॉर्म में, लैंग्वेज में लाता है, तो लैंग्वेज एज इट इज होता है थॉट की तरह। जैसा थॉट वैसा नॉलेज, जैसा नॉलेज वैसा थॉट। और यही दर्शन का उद्देश्य है। यथार्थ ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा और उसको ठीक ठीक कह पाएगा, यथार्थ वक्ता भी होगा। यथार्थ ज्ञाता और यथार्थ वक्ता, यही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। तो आज हम लोग इसके उद्देश्य को देखे हैं, चर्चा किया हम लोगों ने। आज कल से हम लोग, आज चूंकि उद्घाटन सत्र था, कल से हम लोग फॉर्मली 6:30 से 7:30 इसको पढ़ेंगे। नब्बे न्याय भाषा प्रदीप, यह पुस्तक आपको पढ़ाया जाएगा, और मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पुस्तक को शेयर कर दिया है ग्रुप पर। और ये बहुत ही, जब इस टेक्स्ट को पूरा पढ़ेंगे आप, तो आपको यह लगेगा कि नब्बे न्याय की भाषा कितना सरल है और कितना टेक्निकल है। बहुत टेक्निकल है। एक बार जब समझ जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। कल से हम लोग इसको नियमित 6:30 से 7:30 तक पढ़ेंगे, बैठेंगे। क्योंकि 7:30 समय हो गया है, तो हम लोग कल से इसको पढ़ते हैं नियमित। और लगता है कुछ हमारे बीच, बहुत ही ज्योति हमारे बीच है। ज्योति सुन पा रही हैं? शायद कहीं बाहर है ज्योति। हाँ, तो अगर आप लोगों को कुछ विचार हो कि कैसे इसको और रुचिकर बनाया जाए, रुचिकर कैसे बनाया जाए, अगर आप लोगों के पास कोई विचार हो तो आमंत्रित है, दे सकते हैं। क्योंकि कल से हम लोग क्लास शुरू करेंगे फॉर्मली। तो आज आप लोग अपने विचार चाहें तो बताएं कुछ।